नमस्कार दोस्तों, 3 अगस्त 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को लेके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सारे स्टेट से एक सवाल पूछा है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपके स्टेट्स में सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को लेके अभी तक केसेस बुक कैसे किए जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज़ को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है? न्यूज़ का बैकग्राउंड ये है कि एक ज़ॉम्बी ट्रैकर नाम की वेबसाइट थी और इस ज़ॉम्बी ट्रैकर नाम की वेबसाइट ने ये रिपोर्ट किया कि अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कि सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट के बेसिस पे पेंडिंग है। मतलब कि सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को इस्तेमाल करके अभी भी केसेस फाइल किए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट में। अब सेक्शन 66A है क्या? देखिए, सेक्शन 66A 3 साल तक की सजा दे सकता है उन लोगों को जो कोई सोशल मीडिया पे मैसेज पोस्ट करें और वो मैसेज ग्रॉसली ऑफेंसिव हो। लेकिन यहाँ पे ग्रॉसली ऑफेंसिव की कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं दी गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही इस पर्टिकुलर सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। बट उसके बावजूद राज्य की सरकारों में सेक्शन 66A को इन्वोक करके लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास 5 जुलाई को यह बात पहुंची थी तो समय पे ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन ने बोला था कि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, शॉकिंग है और टेरिबल है कि जो सेक्शन 66A हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल चुके हैं, उसके बेसिस पे अभी भी कैसे इल्जाम लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर। तो अब खास बात यहाँ पे यह है कि एक और बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जब ट्रायल कोर्ट के सामने केस पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने केस पहुंचता है, देखिए केस होता कैसे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा, एफआईआर फाइल हुई। अभी उस एफआईआर में सेक्शंस लिखे हुए होते हैं कि सेक्शन इंडियन पिनल कोड के सेक्शन के अंदर एफआईआर फाइल हुई, आईटी एक्ट के अंदर इस सेक्शन के अंदर एफआईआर फाइल हुई। तो ये एफआईआर फाइल करती है पुलिस, सेक्शंस कौन लगाती है? पुलिस लगाती है। तो पुलिस तो लगाती है सेक्शन, उसके बाद पहुंचता है केस ट्रायल कोर्ट के जज के सामने। ट्रायल कोर्ट का जज देखता है, उसकी चार्जशीट में लिखा हुआ होता है कि भाई कौन कौन से सेक्शंस के अंदर इल्जाम लगाए गए हैं। तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ट्रायल कोर्ट का जज भी है और साथ साथ आपकी यहाँ पे पुलिस भी है। तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि देखिए ट्रायल कोर्ट तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन ट्रायल कोर्ट से पहले रिस्पॉन्सिबल है राज्य की सरकार और उसके अंदर काम करने वाली पुलिस। क्योंकि केस दायर कौन कर रहा है? पुलिस दायर कर रही है। सेक्शन 66A इन्वोक कौन कर रहा है? पुलिस इन्वोक कर रही है। तो रूट कॉज पे ये चीजें सॉल्व होनी चाहिए और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे स्टेट से सवाल पूछा है कि आप हमको ये बताइए कि कैसे अब तक सेक्शन 66A के अंदर एफआईआर फाइल कर रहे हो जब हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल चुके हैं। जब ये सवाल केंद्र की सरकार से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, तो केंद्र की सरकार ने बोला कि देखिए इस प्रकार के इल्जाम लगाना तो स्टेट का काम है। स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप आईटी एक्ट को इन्वोक करते हो सेक्शन 66A को, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? मतलब केंद्र की सरकार अपने एफिडेविट में बोल रही है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हम थोड़ी ना ग्राउंड लेवल पे पुलिस का काम कर रहे हैं। पुलिस तो राज्य की सरकारों के अंदर काम करती है। अभी पुलिस अगर सेक्शन 66A को इन्वोक कर रही है तो केंद्र की सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे राज्यों से सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने और राज्यों के रिस्पांस के हिसाब से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है पीएम लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ई-रूपी नाम का एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट के लिए। ये कोई कार्ड नहीं है, ना ही ये कोई डिजिटल पेमेंट एक्ट है, ये डिजिटल पेमेंट ऐप है। ना ये कोई फिजिकल कार्ड है, ये डेबिट कार्ड की तरह या क्रेडिट कार्ड की तरह, ना ही कोई ये डिजिटल पेमेंट एक्ट है। ये क्या है? ये क्यूआर कोड होगा, या फिर आप सिंपली समझ लीजिए ये एक एसएमएस होगा, एक मैसेज होगा। तो या तो एक क्यूआर कोड होगा या एक मैसेज होगा, ठीक है। अब इस क्यूआर कोड और इस मैसेज को सीधे सीधे एक इंटेंडेड यूजर के पास भेज दिया जाएगा। तो जो बेनिफिशियरी उसके पास ये क्यूआर कोड या फिर ये एसएमएस भेज दिया जाएगा और उस क्यूआर कोड और एसएमएस के बेसिस पे जिस भी स्कीम का लाभ लेना होगा उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी को, वो उस स्कीम का लाभ ले सकता है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ये भी बोलना है कि इस प्रकार की स्कीम को इस्तेमाल करके जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो भी अपने एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स चला सकती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम्स चला सकती हैं। देखिए यहाँ पे होगा क्या, देखिए आपको पता है कि सरकार बहुत अलग अलग प्रकार की स्कीमें चलाती हैं। तो ड्रग और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मदर और चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स के अंदर टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया, फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम हो गई। इस प्रकार की स्कीम्स के अंदर होता यह है, तो ये जो अलग अलग प्रकार की स्कीमों का बेनिफिट दिया जाता है लोगों को,
इस स्कीमों के बेनिफिट के लिए इस QR कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, या फिर SMS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम निकल के आने वाली है। अभी देखिए आगे के एडिटोरियल्स में इन स्कीमों को और डिस्कस किया जाएगा। इस ई-रूपी नाम की स्कीम को खंगाले जाने वाला है अगले कुछ दिनों के एडिटोरियल में कि भैया स्मार्टफोन कैसे आ जाएगा, QR बेस्ड। देखिए QR के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। वो जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं नॉर्मल नोकिया 1100-1200 टाइप वाले फ़ोन, उसमें देखिए QR कोड तो चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो QR कोड के लिए स्मार्टफोन आना चाहिए। अब किसी गरीब आदमी के पास स्मार्टफोन हो उस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हमें स्मार्टफोन वाली दुनिया में पहुंच जाएं इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। तो ओवरऑल इस स्कीम की वैलिड मतलब वायबिलिटी को लेकर अभी बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत से प्रश्न उठेंगे, बट खैर वो एक अलग बात है। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि अगर ये स्कीम हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो डेफिनेटली जितनी भी सरकारी स्कीम के बेनिफिट्स हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स हैं जो कि गरीब आदमियों को लेने होते हैं, वो इस ई-रूपी स्कीम के बेसिस पे वो ले सकता है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिडिल मैनेजमेंट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें मिडिल मैन का रोल कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। यहाँ पे जब QR कोड मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर बेनिफिशियरी को, उस QR कोड को एट द पॉइंट ऑफ परचेज और एट द पॉइंट ऑफ सेल सीधे सीधे वो आदमी इस्तेमाल कर सकता है। तो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एजेंट के साथ बातचीत, हाँ जहां पे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी फर्टिलाइजर खरीदने जाएगा वहां कुछ लफड़ा होने लगे तो बात अलग है। लेकिन हाँ किसी प्राइवेट, अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर खरीदने के लिए या फिर PDS स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए मान लीजिए कि आपको ये फेयर प्राइस शॉप से जाके सामान खरीदना है, इस प्रकार की स्कीमों का बेनिफिट लेना है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज शॉप्स में जाके अगर आपको बेनिफिट लेना है तो फिर करप्शन का एंगल आता है। लेकिन आप किसी प्राइवेट दुकान से जाके चीज़ खरीदते हो और कितने में आपने खरीदी उसकी रिसिप्ट अपलोड कर देते हो और उसके बेसिस पे आप अपनी सब्सिडी क्लेम करते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे मिडिलमैन पूरी तरीके से एलिमिनेट हो सकते हैं। तो अभी भी इस बात पे बहुत समय लगने वाला है हमको इस बात को एसेस करने में। धीरे धीरे और आर्टिकल्स आएंगे, स्कीम लागू की जाएगी कि ये ई-रूपी स्कीम कितने एफिशिएंट तरीके से काम करेगी। तो ई-रूपी स्कीम के बारे में आगे हम बहुत बात करेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि कैशलेस कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए। QR बेस्ड पेमेंट होगा आपका, जैसे पेटीएम में होता है ना कि एक QR कोड होता है, तो QR कोड आपने सामने रखा और पेमेंट कर दिया, तो आपको सरकार की तरफ से एक QR कोड मिलेगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप स्कीम का बेनिफिट का लाभ उठा सकते हो और सरकारी बुक्स में एंट्री हो जाएगी कि हाँ भाई आपके पास आपने इन स्कीम्स का लाभ उठा लिया। आपको सरकार एक QR कोड भेज रहा है, उस QR कोड को किसी स्कीम का लाभ उठाते वक्त आप स्कैन कर रहे हो तो आपने उस स्कीम का लाभ भी उठा लिया और सरकार की बुक्स में रजिस्टर हो गया कि हाँ भाई आपने अपना QR कोड इस स्कीम के लिए यूज कर लिया। चूंकि सरकारी स्कीम्स के बेनिफिट के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा तो इससे एक और अच्छी चीज होगी। अच्छी चीज ये होगी कि मिडिलमैन का रोल एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके एसेस करना अच्छी है बुरी है, आगे बहुत से आर्टिकल्स आएंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज कहाँ आएगी। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स मीडिएशन इन कृष्णा डिस्प्यूट। आपको पता है कि भाई आंध्र प्रदेश की सरकार और तेलंगाना की सरकार नदियों को लेकर अच्छी खासी लड़ाई हो रही है। ये जो कृष्णा नाम की नदी है इसको लेके आंध्र प्रदेश की सरकार और तेलंगाना की सरकार आपस में लड़ रहे हैं। इसके ऊपर एक वीडियो भी बनी है चैनल पे, व्हाई आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर फाइटिंग कैट्स एंड डॉग्स ओवर वाटर्स ऑफ कृष्णा रिवर। मुझे याद रहा तो मैं डेफिनेटली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप सर्च मार के भी दे सकते हैं कृष्णा रिवर, या फिर आप आंध्र प्रदेश मेरे नाम हर्षित सर यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। अब केस का है, केस ये है कि आपको पता है कि तेलंगाना एक अपस्ट्रीम स्टेट है और आंध्र प्रदेश एक डाउनस्ट्रीम स्टेट है। पहले आंध्र प्रदेश एक पूरा स्टेट हुआ करता था, यहाँ मान लीजिए इंडिया है तो ये पूरा था, अब तेलंगाना इधर हो गया है, आंध्र प्रदेश इधर हो गया है। तो कृष्णा नदी तेलंगाना से बहती हुई फिर आंध्र प्रदेश में एंट्री मारती है, तो तेलंगाना हो गया है आपका अपस्ट्रीम स्टेट। तो पहले जो कृष्णा नदी है वो तेलंगाना के थ्रू बह रही है, फिर आंध्र प्रदेश में जा रही है। अब तेलंगाना अगर अपनी तरफ ज्यादा पानी को इस्तेमाल करेगा तो आंध्र प्रदेश के पास कम पानी पहुंचेगा और फिर आंध्र प्रदेश रोएगा, और इसीलिए यहाँ पे पूरा का पूरा मुद्दा उठ रहा है। ठीक है ना भाई। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2014 का, उसके अंदर एक एपेक्स काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई और ये एपेक्स काउंसिल इस बात को डिसाइड करेगी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में नदी का पानी कैसे बांटा जाएगा। अब यहाँ पे जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड बना इस आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, इस कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जो भी एक्शंस लेने हैं उस एक्शंस को नहीं ले रहा है तेलंगाना, ऐसा बोलना है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की सरकार का। ठीक है। फिर इसमें यह भी बोला गया है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कम्युनिकेशन इशू किया 17 जून को डायरेक्टर हाइडल TS जेनको को,
और इसके चलते ये बोला गया, तेलंगाना को बोला गया टू स्टॉप फर्दर रिलीज ऑफ वाटर immediately through Srisalem left power house and follow the water release orders issued by KRMB। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो तेलंगाना अपने साइड पे हाइडल पावर कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहा है, पानी को ज़्यादा डाइवर्ट करना चाह रहा है, इस चीज़ को आंध्र प्रदेश रोकने की कोशिश कर रहा है। पूरे इशू को जानने के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को देखी जाके मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें यहाँ पे समझाई हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कृष्णा नदी के पानी को लेकर बवाल चल रहा है। अब इस बवाल को सॉल्व करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने यहाँ पे एक सॉल्यूशन को फॉरवर्ड किया है। क्या है ये सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है, देखिए NV रमन्ना साहब ने बोला कि देखिए मैं आंध्र प्रदेश का भी हूँ और तेलंगाना की भी हूँ, तो डेफिनेटली अब NV रमन्ना साहब तो किसी एक ऐसे पैनल को हेड नहीं कर सकते जहां पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन्वॉल्व हो। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन तो ये दिया है कि हम इस पर्टिकुलर इश्यू को मीडिएशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मीडिएशन क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पैनल बैठाया जाएगा, वो पैनल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ मिलकर बातचीत करेगा और इस बात को म्यूचुअली डिसाइड करेगा कि कौन कितना पानी रखेगा। पहला इशू तो ये हो गया। दूसरा इशू क्या बोला यहाँ पे जस्टिस रमन्ना साहब ने? जस्टिस रमन्ना साहब ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बना देते हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच होगी वो लीगली इस बात को बैठ के एडजुडिकेट करेगी कि कौन कितना पानी रखेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस बेंच को हेड रमन्ना साहब नहीं करेंगे, क्योंकि रमन्ना साहब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ही हैं। NV रमन्ना साहब, तो चूंकि वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं तो वो लीगली मीडिएट नहीं कर सकते इस मैटर को। इसीलिए यहाँ पे NV रमन्ना साहब ने बोला है कि अगर हम एक बेंच बनाते भी हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेके तो कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज इसको हेड करेगा। तो यहाँ पे NV रमन्ना साहब ने एक ऑफर सामने रखा है। अब देखिए यहाँ पे मेन जो बॉल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को टेकअप करे, लेकिन केंद्र की सरकार यहाँ पे क्या चाहती है? क्योंकि देखिए यहाँ पे लीगली आप देखो तो देखिए इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स नॉर्मल कर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते हैं। इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 स्टेट्स के बीच में, दिस इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज नॉट अ प्रेरोगेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट एक्चुअली में आंध्र प्रदेश लगातार सुप्रीम कोर्ट से गुहार मचा रहा है। तो अब इस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले केस में क्या होने वाला है, समय आने पे पता चलेगा। देखिए इंटरस्टेट वाटर जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इतनी आसानी से सॉल्व होने वाले डिस्प्यूट्स नहीं, इनको सालों लगते हैं सॉल्व होने में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक पार्ट है। अगला जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है IMF अप्रूव $650 बिलियन फॉर पुअर कंट्रीज टू टैकल कोविड। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर नेशंस ने $650 बिलियन कंट्रीज की हेल्प करने के लिए निकालने की बात की है, ताकि जो कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते जो डेप्ट और इकोनॉमिक फॉलआउट हुआ है उसके चलते पैसा निकाला जाए। इनको बोला गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स। पिछली बार जब स्पेशल ड्राइंग राइट्स निकाले गए थे तो 2009 में निकाले गए थे, जब 2008 की सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आई थी US के हाउसिंग मार्केट में। $250 बिलियन उस समय पे इशू किए गए थे। अब इशू किए गए $650 बिलियन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भले ही ये पुअर कंट्रीज के लिए इशू किए गए हों, लेकिन ये पुअर कंट्रीज के लिए पूरी तरीके से काम नहीं आएंगे। ये लॉजिक आपको समझने की जरूरत है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। 2020 से इस बारे में बात चल रही है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के तहत IMF से कुछ पैसा निकाला जाना चाहिए और इस IMF के पैसे को डिप्लॉय किया जाना चाहिए, ताकि जो अलग अलग कंट्रीज कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते इतनी परेशान हुई है पैसों को लेके, थोड़ी बहुत उनको मदद मिल सके। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि IMF में जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि IMF में आपके पास वोटिंग पावर कितनी है, और जो इकोनॉमी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा उसके पास वोटिंग पावर होगी। IMF में जो रिजर्व्स हैं वो 190 मेंबर्स को एलोकेटेड है अकॉर्डिंग टू देयर कोटा। जो 70% रिजर्व्स हैं वो एलोकेटेड हैं G20 इकोनॉमीज को, जो सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज है। सिर्फ 3% रिजर्व्स एलोकेटेड है लो इनकम कंट्रीज को। तो ओवरऑल जितना भी पैसा यहाँ पे इन्फ्यूज किया जाएगा एज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसका केवल 3% ही जाएगा लो इनकम कंट्रीज के पास। तो अभी के लिए ओवरऑल देखा जाए तो $650 बिलियन जो कि निकाला जा रहा है, इसमें से लो इनकम कंट्रीज के पास केवल $21 बिलियन जा रहा है, लगभग 3%। इसका 3% निकाल लीजिए $600 बिलियन का, तो लगभग आपका 20.5 बिलियन या 19.5 या $20 बिलियन हो जाता है। लगभग मतलब $650 बिलियन में से $21 बिलियन जाएगा लो इनकम कंट्रीज के पास, $212 बिलियन जाएगा इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज के पास। SDR को बनाया गया था 1969 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स को सप्लीमेंट करने के लिए। SDR
IMF की यूनिट्स ऑफ अकाउंट है, करेंसी नहीं है। इन यूनिट्स ऑफ अकाउंट की वैल्यू समय समय के साथ बदलती है। अभी के लिए $650 बिलियन के इक्विवेलेंट SDR रिलीज किए जा रहे हैं, जो कि अपने अपने वोटिंग कोटा के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज को मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मैंडेट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया एज्यूम्स UNSC प्रेसिडेंसी। इंडिया ने रोटेटिंग प्रेसिडेंसी एज्यूम की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। कौन से मंथ के लिए? अगस्त के लिए। जी हाँ, हर महीने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो बदलती है। ठीक है, इंडिया की जो, अच्छा अभी आपको पता है कि 2021-22 में इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, और हर महीने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी बदलती है। तो एक एक महीने के हिसाब से यहाँ पे प्रेसिडेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की बदलती है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द मेंबर स्टेट्स नेम। मतलब जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उस हिसाब से कंट्रीज यहाँ पे प्रेसिडेंट बनती हैं आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो देखो बार बार बनेंगे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को थोड़े थोड़े समय पे पपलू दिया जाता है कि हाँ भाई तुम आके मेंबर बन जाओ, तुम्हें भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिला हुआ है। जो भी प्रेसिडेंट होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो कोऑर्डिनेट करता है सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शंस को, पॉलिसी डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है। ठीक है, एज अ डिप्लोमेट और इंटरमीडिएट की तरह काम करता है अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स में। वैसे मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस चार्टर के थ्रू बना है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के थ्रू 6 मेन ऑर्गन्स बनाए गए यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के टेन्योर के लिए चुना जाता है। फिर एक न्यूज़ है, डेल्टा वेरिएंट्स लीनेजेस रिड्यूसेस कोवैक्सिन एंटीबॉडीज। देखिए आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग वैक्सीन से वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है। अब कोवैक्सीन के चलते आपको मान लीजिए कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन मिला और उसके चलते आपके शरीर में एंटीबॉडीज आई। इन एंटीबॉडीज को जब डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट टेस्ट किया गया, या फिर डेल्टा वेरिएंट्स के जो सब लीनेजेस हैं उसके अगेंस्ट टेस्ट किया गया, तब ये पता चला कि कोवैक्सीन उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह पा रही, लेकिन फिर भी प्रोटेक्टिव है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड प्रोटेक्टिव। कोई भी वैक्सीन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है कि मतलब वो आपको बीमारी नहीं होने देगी, और प्रोटेक्टिव होने का मतलब क्या है कि बीमारी आपको हो जाएगी बट फिर भी वो आपको बीमारी से कुछ हद तक बचा लेगी। तो ICMR की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसका ये बोलना है कि कोवैक्सीन के चलते आपके खून में जो एंटीबॉडीज क्रिएट हो रही हैं, अगर इन एंटीबॉडीज को डेल्टा वेरिएंट या उसके सब लीनिएजेस के अगेंस्ट टेस्ट करोगे तो प्रोटेक्टिव तो है आपकी कोवैक्सीन वाली एंटीबॉडीज, लेकिन पूरी तरीके से वो आपको बीमारी से बचा लेंगे ऐसा नहीं है। अब पूरी तरीके से तो बीमारियों से ना फाइजर बचा पा रहा है, ना मॉडर्ना बचा पा रहा है, ना कोविशील्ड बचा पा रहा है, ना स्पुतनिक, ना ही कोई और वैक्सीन। तो यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज कलेक्ट की गई, फुली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स के यहाँ से भी कलेक्ट की गई। ठीक है, उनसे भी कलेक्ट की गई जिनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए हैं, और उनसे भी कलेक्ट की गई जो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद उनको वैक्सीनेशन लगाए। और इनसे जब एंटीबॉडीज कलेक्ट की गई, सबसे पहले तो वैक्सीनेटेड ग्रुप की बात कर लेते हैं जिसमें कोविड-19 नहीं हुआ है। तो ऐसे 42 इंडिविजुअल्स जिनको कोविड-19 नहीं हुआ है उनको वैक्सीनेट किया गया कोवैक्सीन से, दोनों डोजेज उनको दी गई, और उसके बाद उनकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को कलेक्ट किया गया और उसको फिर डेल्टा वेरिएंट के साथ लड़ाया गया। तो पता चला कि भाई एंटीबॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 23% कम है, AY.1 वेरिएंट के अगेंस्ट 33% कम है, और AY.3 वेरिएंट के अगेंस्ट 47% कम है। ये सब B1 वेरिएंट को रेफरेंस लेके किया जा रहा था। B1 वेरिएंट जो था आपका कोरोना वायरस का, उसको एक रेफरेंस माना गया, उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्स तय किया गया। उस रिस्पॉन्स के हिसाब से जब डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट लड़ाया गया इन कह सकते हो आपका एंटीबॉडीज को, तो 23% कम है एंटीबॉडीज। मतलब ये 23%, ये वाली एंटीबॉडीज, कोवैक्सीन वाली एंटीबॉडीज 23% कम इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, 33% कम है AY.1 के अगेंस्ट, 47% कम है AY.3 के अगेंस्ट। जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और उसके बाद आप देखो कि मतलब जिनको पहले कोविड पॉजिटिव हुआ वो कोविड से रिकवर हुए, फिर उनको वैक्सीनेट किया गया, उसके अंदर 2.5 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हैं। लेकिन जब उनको डेल्टा वेरिएंट से लड़ाया गया तो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट उनकी एंटीबॉडीज 60% कम हो गई, AY.1 के अगेंस्ट 70% कम हो गई, AY.3 के अगेंस्ट 72% कम हो गई। मतलब जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं उसके बाद उनको आपने वैक्सीन दी है, उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है बीमारी की तरफ वो कम है।